हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मोहनम इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा कर रहे हैं कि आप स्वस्थ होइएगा और परिवार के लोगों को स्वस्थ रख रहे होइएगा। बिहार में सख्त लॉकडाउन है, इसलिए कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलिए। आपके सभी सब्जेक्ट के सीरीज को जो मैं शुरुआती वीडियो में कहा था जो शुरू करूंगा, तो उसमें आपका मैथ और साइंस स्टार्ट हो चुका है। आप मोहनम इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं। 9th के दोनों सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम एसएसटी के सब्जेक्ट का क्लास ले रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी में हमको 4 किताबें पढ़ने के लिए मिलती है: इतिहास, भूगोल, लोकतांत्रिक राजनीति और हमारी अर्थव्यवस्था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला अध्याय हमको होता है अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास। अर्थव्यवस्था क्या है और इसका विकास हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, अर्थव्यवस्था और विकास अपने में एक बहुत बड़ा शब्द है। मतलब यह कोई एक परिभाषा नहीं है, एक शब्द नहीं है जिसकी परिभाषा आपको बना के समझा दिया जाए। विकास शब्द अपने में एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों के परिणाम स्वरूप हमको देखने के लिए आज का दृश्य मिलता है। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग अपने दैनिक जीवन, जैसे कि मैं पढ़ाने का काम करता हूं, डॉक्टर अपना मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, वकील अपना वकालत करते हैं, किसान खेत में जाकर के काम करते हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन में इस तरह की कामों को लोगों को करते हुए देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लोग इस काम को करते क्यों हैं? क्यों? कुछ तो कारण होगा। जैसे कि कोई किसान खेत में जाकर के काम करता है पैसा के लिए, ताकि खेत में उपज हो और उसको बेच करके मुनाफा कमाए। वकील वकालत करता है कोर्ट में जाकर के, तो फीस लेता है। डॉक्टर आपको इलाज करता है आपका, तो फीस लेता है। टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उसके एवज में उनको पैसा मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये सभी कामों को करने के पीछे एक और केवल एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? पैसा कमाना। मतलब रिटर्न में हमको आमदनी होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए। फिर उस पैसा से करेंगे क्या? तो उस पैसा से हमको जो जरूरत है, मान के चलिए हम पढ़ाते हैं, हमारा निजी संस्थान होगा, उसमें हम पढ़ा रहे हैं, और हमारा संस्थान है मोहनम इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, उसमें जब हम पढ़ाते हैं तो फिर पढ़ाने से तो हमारा सारा समस्या पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके एवज में हम पैसा लेंगे। नहीं लेंगे तब, और जब पैसा लेंगे तो सीधी बात है कि उसके बाद हम अपने जरूरत के सामान को खरीदेंगे। जैसे कि हमको कपड़ा का जरूरत है, टी शर्ट खरीदना है, पैसा चाहिए। अब वो पैसा हम जो काम कर रहे हैं उसके एवज से हमको पैसा मिला, फिर हम किसी और को दिए, तो ये सर्कुलेट हुआ मनी, फिर वो अपने काम के लिए किसी और को दिया। ये सभी तरह की बातें आप दैनिक जीवन में देखते होइएगा। हमारा अर्थव्यवस्था भी इन्हीं सब के बीच में होता है। हम अपने घर को फिर यदि बड़े क्षेत्र में ले लें, देश के एस्पेक्ट में ले लें, तो देश का अर्थव्यवस्था हम देख लेंगे। घर के क्षेत्र में ले, अपने गांव के क्षेत्र में ले, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था से वाकिफ हो जाएंगे। थ्योरी एक ही होती है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला है आर्थिक क्रियाएं। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। तुरंत बताया आपको, वकालत हो गया, टीचिंग हो गया, आपको इंडस्ट्री में काम करना हो गया। मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उससे हमको आय की प्राप्ति होती है, पैसा की प्राप्ति होती है, तो वह क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है, जैसे वकालत, कृषि, इटीसी। अब अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ये तो आर्थिक क्रिया हो गया। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा है, तंत्र है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, कौन चीज? आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कि उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, अभी सब अलग अलग क्षेत्र में है।
तो उस सब अलग अलग क्षेत्रों को एक जगह पर करने के लिए हमारा क्या आ जाता है, अर्थव्यवस्था आ जाता है। अब ध्यान से समझिए, परिवार होता है, दादा दादी, पिताजी, माँ, चाचा चाची, बड़े भाई, बड़ी बहन, भाभी, छोटा भाई, छोटी बहन, हम, हमारी वाइफ, फिर उनके बच्चे, इन सभी को एक साथ जब मिलाते हैं तो वह बनता है परिवार। यदि हमारा ग्रुप होगा, अच्छा ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में केवल हमारे उम्र के लोग होंगे तो हम उनको हम उम्र कहेंगे, परिवार नहीं कहेंगे। दोस्त होंगे तो दोस्त हो जाएगा, विद्यार्थी तो विद्यार्थी का समूह हो जाएगा। लेकिन परिवार कहने से ये सभी रिश्ते एक साथ आपको जब मिलते हैं, उसी तरह से आर्थिक क्रिया में कोई खास क्रिया होगी, जैसे मेरा पढ़ाने का क्रिया, किसी डॉक्टर को इलाज करने की क्रिया है, वो वही क्रिया करेगा अपने पैसा को कमाने के लिए। किसान खेती करेगा। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात होगी तो यह एक संपूर्ण काम है, एक पूरा परिवार जिसमें सभी तरह के रिश्ते हैं, एक पूरा व्यवस्था है जिसमें सभी तरह की आर्थिक क्रियाएं हैं। डॉक्टरी भी है, टीचिंग भी है, मेडिकल भी है, वकालत भी है, मजदूरी भी है, कृषि भी है, सब चीजें हैं। ये हो गया अर्थव्यवस्था में। अब प्रत्येक अर्थव्यवस्था करती क्या है? प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो काम करती है। पहला, वह मुख्य दो कार्य करती है। पहला, वह लोगों की आवश्यकता के संतुष्टि के लिए। अच्छा, सोच के देखिए, यदि लोग बीमार नहीं पड़े तो डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, लोग पढ़ना नहीं चाहे तो टीचर की जरूरत नहीं होगी, लोग खाना नहीं खाना चाहे, मतलब भूख ही नहीं लगे तो कृषि की जरूरत नहीं होगी। यानी कि लोग की आवश्यकता है, इसलिए ये सभी कामें हैं। तो लोग की आवश्यकता को पूरा करने, संतुष्टि करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवा का उत्पादन। अब दो शब्द है यहां, वस्तु और सेवा। वस्तु का मतलब यहां पर जैसे कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं हम, जैसे खेती कर रहे हैं तो फसल उत्पादन कर रहे हैं, ये हो गया वस्तु का उत्पादन। कोई उद्योग है, जैसे कि चिमनी ले लेते हैं हम लोग, घर में अक्सर अपने अगल बगल में देखते हैं, अगल बगल गांव में चिमनी होता, वह ईंट का उत्पादन होता है, तो वस्तु हो गया। सेवा, जैसे कि कोई डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो सेवा है। नर्स आपको इंजेक्शन लगाती है, वो सेवा है। एक वकील आपके लिए केस लड़ता है, वो सेवा है। एक पुलिस इंस्पेक्टर आपकी सुरक्षा करता है, वो सेवा है। तो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करती है। और दूसरा, अर्थव्यवस्था क्या करती है? लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। लोगों को क्या देती है? रोजगार देती है। अब अर्थव्यवस्था होगा, मान चलिए कहीं उद्योग लगा, तो उद्योग लगा, अब उसमें काम करने के लिए इंजीनियर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, मजदूर चाहिए। अब उतने लोग को रोजगार, केवल उतना ही लोग ने, अब मजदूर होगा, इंजीनियर होगा, सब होगा, तो फिर वहां पर रहने के लिए उसको घर चाहिए, हाउस रेंट। फिर वो घर मिला, वहां पर रहने के लिए उसको स्कूल चाहिए, तो फिर स्कूल का अर्थव्यवस्था खुला। फिर वहां पर रहने के लिए उसको बाजार चाहिए, तो बाजार का अर्थव्यवस्था खुला। यानी कि एक उद्योग के लगने से कई गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन हो जाता है। इसलिए एक उद्योग न केवल अपने कर्मचारी को रोजगार देता है, बल्कि उसके कई गुना उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग को वह रोजगार देता है। यही कारण है कि हम लोग अभी बिहार के अधिकतर लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर आपको कलकत्ता, सूरत जाकर के रोजगार लेते। क्यों? तो वहां पर में उद्योग है, वहां पर जाकर के बाजार है, ऐसा काम मिल जाता है, तो वहां पर जाकर के काम कर रहे होते हैं। महाराष्ट्र में जाइएगा, बिहारी अक्सर आपको वॉचमैनिंग करता हुआ, चौकीदारी करता हुआ मिल जाएगा। देखिए, बिहार में 3 तरह के ही लोग पाए जाते हैं। एक, या तो बहुत बड़े वाले जो यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करके और ऑफिसर बन चुके होते हैं। दूसरे, या तो नेता बन जाते हैं। और तीसरे लोग जो सीधे उठा लिए और आराम से जो है सो भाईगिरी करना शुरू कर देते हैं। और चौथे बचते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। वही लोग जो है बेरोजगारी को मजदूरी करने के लिए निकल चुके होते हैं।
देखिए, वर्तमान में बिहार बिहार नहीं पूरा देश एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। हम इस पर भी एक सीरीज लेंगे बेरोजगारी पर, में आपको सोशल वीडियो भी यहाँ पर मिलेगा, बेरोजगारी पर अलग से बात करेंगे। आज आप यहाँ पर अर्थशास्त्र में देख लीजिए, जो अर्थव्यवस्था का काम लोगों को रोजगार का सृजन करना है। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार के सृजन करने में अभी तक असफल रह रही है। इसके पीछे सरकार के कुछ पॉलिसियों का दोष है, वो बेरोजगारी के सीरीज में आपको बताया जाएगा। उससे पहले कुछ बातें हम समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है यहाँ ढांचा से है, उत्पादन के क्षेत्र में इसका विभाजन है। अर्थव्यवस्था जो ढांचा है उसका संरचना से अर्थ उत्पादन के क्षेत्र में इसके विभाजन से है। कैसा विभाजन भाई? तो उत्पादन के क्षेत्र में इसका विभाजन। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम हो जाता है कृषि क्षेत्र। क्या हो जाता है हुआ? कृषि क्षेत्र। क्यों? तो इसमें प्राथमिक रूप से वो सामान्य हमको मिल जाते, जैसे कि हम गए बीज छींटे खेत में और फसल हमको मिल गई। प्राथमिक, कहीं नहीं जा, दूसरा सेकेंडरी मैटर इसमें नहीं था। जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर, इंग्लिश ये प्राइमरी सेक्टर है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री समझ रहे हैं ना, पशुपालन। हाँ, उन्हें समझ जाइएगा, जब महिला अपने हस्बैंड को एनिमल की तरह ट्रीट करती है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन है। बात समझ गए? हाँ, ये एनिमल हस्बेंड्री अक्सर सीबीएसई वालों को समझ में आता है। द हस्बैंड इज ट्रीटेड लाइक अ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री बट नथिंग एल्स। दिस वन इज अ पशुपालन, सो कॉल्ड पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र क्या है, इस पर जरा बात करते हैं। देखिए, द्वितीय किसका नाम के ऊपर? एक व्यक्ति है, जैसे कि रिलायंस उद्योग लगाता है, मुकेश अंबानी है, पैसा लगाए तो कोई व्यक्ति आया, काम किया और उसके बाद कुछ उत्पादन हुआ। पैसा लगा पहला व्यक्ति, काम करने वाला दूसरा व्यक्ति, उत्पादन हुआ, तब उत्पादन हुआ, द्वितीय क्षेत्र इसीलिए इसको कहा जाता है। अब आइए तृतीय क्षेत्र में, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र, इसका दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। इसमें सेवा करने वाले लोग आ जाते हैं, जैसे कि सरकार है, वो सेवा क्षेत्र में जाती है। बीमा, बैंक, परिवहन, संचार। परिवहन मतलब जैसे कि हम एक गाड़ी से, मतलब गाड़ी हम चलते हैं ना, तो रेलगाड़ी सेवा में आ जाता है। संचार है, ये सभी जो है टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। आपको इसमें एग्जाम्पल से पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर, यह किस क्षेत्र का, जैसे कृषि दे देगा, पशुपालन दे देगा, पूछेगा किस क्षेत्र से है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये अर्थसंरचना से क्वेश्चन आता है। अर्थव्यवस्था प्रकार है ये। तो आपको तो अर्थव्यवस्था से मतलब पता है उत्पादन के साधन, और उत्पादन में क्या, वस्तु और सेवा, दूसरा रोजगार के अवसर। तो यदि इन सभी चीजों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उत्पादन के साधन का स्वामित्व, ओनरशिप किसी निजी व्यक्ति के पास हो, तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है। जैसे कि अमेरिका, जापान, यहां पर उत्पादन का साधन कोई निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? सरकार के पास, जैसे कि रूस, चीन। और तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाती है जो उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति के पास भी होता है। उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार के साथ साथ जब निजी व्यक्ति के पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके एग्जाम्पल में हमारा है हमारा अपना देश भारत, नदी गोदावरी गंगा, वो पोएम की लाइन है, भारत देश। यह मिश्रित है, यहाँ पर उत्पादन के साधन का स्वामित्व जो है सो निजी व्यक्ति के साथ साथ सरकार की भी है। जैसे आपको समझाते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल हम लोग चाहते हैं, रिलायंस भी देती है, ओएनजीसी भी देती है,
ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की है, रिलायंस प्राइवेट है। उसी तरह से और भी चीजें आप लोग देख लीजिए, संचार में जियो नेटवर्क है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब भी है, निजी है। वही बीएसएनएल सरकार की है। तो उत्पाद संचार जो एक चीज है, इसका उत्पादन दोनों कर रहा है, बीएसएनएल भी कर रही है और रिलायंस भी कर रही है। वो अलग बात है कि बीएसएनएल थोड़ा अभी डूब रहा है, घाटे में जा रहा है सरकार के पॉलिसी की वजह से। उसको यदि निकाल दिया जाए तो बहुत बड़े रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। देखिए, हम इस तरह की बातें आपको अभी बीच बीच क्लास में इसीलिए कहते रहते हैं कि यह इकोनॉमिक्स का क्लास है। और आप लोग जो हमको पर्सनली जानते हैं उनको लग रहा होगा कि सर तो साइंस पढ़ा रहे थे, ये इकोनॉमिक्स बीच में कहां से आ गया। देखिए, हमारा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी रहा है, हम आपके हिस्ट्री के भी क्लासेस को लेंगे। एक विद्यार्थी होने के नाते एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपको एक विद्यार्थी सबसे पहले अच्छा बनना पड़ेगा। और एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी होती है कि सब्जेक्ट उसके लिए बोरिंग नहीं होता, चैलेंजिंग होना चाहिए। हमको यह सीखना है। आपके लिए एसएसटी बोरिंग नहीं, आपके लिए एसएसटी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और सब्जेक्ट तो हम पहले भी बताए थे कि एक दोस्त की तरह है, जिससे जितना मिलिएगा, जितना बात कीजिएगा, हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, वो उतना अच्छा लगने लगता है। तो हमारे लिए भी सभी सब्जेक्ट ठीक ठाक है। हम आशा कर रहे हैं कि आप ये सभी बातों को समझ गए होइएगा। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब हम फिर से अगले स्लॉट में आ चुके हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी किया जाता है। देखिए, हम लोग अर्थव्यवस्था के क्या होता है वो समझ चुके हैं, उसके संरचना को समझ चुके हैं, उसके प्रकार को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग अर्थव्यवस्था का विकास देखेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी बताए, जो अर्थव्यवस्था का विकास कोई चमत्कारी स्थिति नहीं थी जो आज सो के उठे और सब कुछ बना बनाया मिल गया, नहीं। अर्थव्यवस्था का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, आप इतिहास में पढ़े होइएगा 6-7 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उससे पहले हम लोग पाषाण युग में हुआ करते थे, पाषाण युग बटा पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी में आए। सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। विकास, हम लोग शिक्षित होना शुरू हुए, हम लोग व्यापार करने लगे। फिर हम लोग में आया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया। उसके बाद हम लोग बौद्ध युग में गए, फिर जैन युग में गए, फिर हमारे यहाँ महाजनपद काल हुआ, मौर्य वंश आया, गुप्त वंश आया, फिर उसके बाद शक, पल्लव, कुषाण आया। ये सब वंश थे, शक वंश, हूण वंश, कुषाण वंश, पल्लव वंश। फिर हमारे यहाँ चौहान, चंदेली जो है सो वंश आए। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आए, फिर खिलजी वंश आए, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया, और अंततः पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर में मुगल वंश की स्थापना होती है। और मुगल वंश, इस सभी में अर्थव्यवस्था हमारी चल रही थी। सिक्का बना, फिर जो है सो ताम्र पत्र पर चलने लगा, वस्तु विनिमय होने लगा। अर्थव्यवस्था इसी तरह से चल रही थी। इस वंश के साथ साथ ही मुगल वंश के बाद जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत में लोकतंत्र सरकार जो है की गठन की गई, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र में हुए। हम जब आपको पॉलिटी का क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। अभी आप लोग सोचने का प्रयास कीजिए, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसकी विकास के साथ साथ हमारे यहाँ भी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो अर्थव्यवस्था का विकास एक दिन का नहीं था, लंबी प्रक्रिया थी। विकास है क्या, तो उसके लिए दो बातें आती है। एक आ जाता है आर्थिक विकास, और दूसरा हो जाता है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड मॉनेटरी डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में जो है, आर्थिक विकास देखिए, जहां एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, काम करने की क्षमता में वृद्धि। जैसे कि हम अभी पूरे दिन क्लास लेकर के आपके लिए रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि। सोचिए,
यदि हमारे पास काम नहीं होता तो हम ऐसे बैठे रहते। तो काम है तो काम करके फिर आपके लिए क्लास ले रहे हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि है इसीलिए काम है, और श्रम शक्ति हम काम कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से संबंध है, के बीच का संबंध होता है। आर्थिक विकास क्या है? तो एक और श्रम शक्ति में वृद्धि। ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति जो खेती करता है वह ज्यादा मेहनत से काम करेगा तो ज्यादा फसल मिलेगा। दूसरी बात, एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन, एक व्यक्ति के घर में पहले 2 आदमी थे, कम काम करना पड़ता था, अब 5 आदमी हो गए हैं, तो उनके भरण पोषण के लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो श्रम शक्ति में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में उत्पादकता, कौन चीज का? उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है सभी क्षेत्र में। यह हमारा आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर होता है। विकास जो है विकासशील देश के लिए प्रयोग में आता है, वृद्धि विकसित देश के लिए प्रयोग में आता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद की प्रक्रिया है। विकास अक्सर निर्धन देश को सूचित करता है, वृद्धि अक्सर बड़े देश को सूचित करता है जो कि दूसरे के लिए उत्पादन के साधन को सृजित करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वृद्धि और विकास में अंतर भी पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यह, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में। जब आपको इस चैप्टर का हम डाउट क्लियर कर रहे होंगे, आपको डाउट क्लियरेंस वाले टेलीग्राम के ग्रुप पर में आंसर भेजा जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा। अभी जो हम बोले हैं उसको फिर आपको हम डिटेल में लिख देंगे। उसके बाद एक आ जाता है समावेशी विकास। देखिए, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। समाज में वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग, निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। तो ऐसा विकास की, आर्थिक विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता चला जाए, जीवन स्तर अच्छा बनता चला जाए और जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, तथा समाज में का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से वंचित नहीं रहे। समावेशी विकास कहलाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाता है, सतत विकास, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, विकास की वह प्रक्रिया है, सोच के देखिए, हम लोग वृक्ष की कटाई कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी वृक्ष लगाए और कटाई किए, लेकिन इतना वृक्ष हमारे लिए पेड़ पौधा छोड़ के गए जिसको हम अच्छे से खा पी सकते हैं, मतलब उससे ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, छांव ले सकते हैं, और हम लोग सब ऑक्सीजन खर्च कर, मतलब वृक्ष लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, लगाते नहीं है, तो फिर हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं। तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता, अभी जो हमको जरूरत है वो आवश्यकता, बिना अगली पीढ़ी, भावी पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यता से, क्षमता एवं योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। मतलब अभी जो हमारी आवश्यकता है वो बिना अगली पीढ़ी के क्षमता से एवं योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है, तो उसको सतत विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। आर्थिक नियोजन राष्ट्र की प्राथमिकता। अब देखिए, अगला शब्द है, ये तो दोनों विकास हो गया। अभी विकास होगा कैसे? उसके लिए, विकास के लिए हमको एक नियोजन, एक उचित दिशा निर्देश की जरूरत होती है, जिसको आर्थिक नियोजन कहते हैं। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। सोचिए, भारत देश है,
अब भारत देश में किसी राज्य को ज्यादा मदद की जरूरत है, जबकि दूसरे राज्य को कुछ कम मदद में भी उसके लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो हमारे लिए यह निर्भर करता है कि हम गरीब राज्य को ज्यादा मदद दें। इसी को कहते हैं राष्ट्र की प्राथमिकता। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग को है। स्वास्थ्य सेवा में सबसे ज्यादा जरूरत है खर्च की। तो हम अभी दूसरे विभाग, दूसरे तरफ के खर्च को रोक करके उससे पैसा लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ पैसा देंगे, तो ये हुआ हमारा आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो राष्ट्र की प्राथमिकता किस चीज की है? स्वास्थ्य की है। तो हम दूसरे तरफ से पैसा काट के स्वास्थ्य विभाग की तरफ पैसा लगाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज खरीदेंगे, दवा के लिए खरीदेंगे, वेंटिलेटर लाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था करेंगे, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करेंगे, आईसीयू बनवाएंगे। तो ये सब जब हम करेंगे तो अभी जो जरूरत है उसके अनुसार करेंगे। फिर कभी जरूरत दूसरे क्षेत्र में होगी तो हम उस क्षेत्र में काम करेंगे। यानी कि देश की प्राथमिकता को ध्यान में रख करके जो हम काम करते हैं तो वो हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन और अर्थव्यवस्था को समुचित रूप से चलाने के लिए जब आजादी के बाद गणतंत्र हम लोग हुए, तो उसके बाद देश के विद्वानों ने एक व्यवस्था किया जिसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग, इसका गठन बहुत बार पूछा गया है। 15 मार्च 1950 को किया गया। देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये फिक्स है। तो होते थे। अब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए थे। क्यों अंतिम अध्यक्ष क्यों कहें? क्योंकि क्या उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं हुए तो फिर अंतिम कैसे? उसके बाद 2014 में जब मोदी जी आए, इनको तो चुल मची हुई थी बदलाव करने की। अब योजना आयोग का नाम बदल के बना दिए नीति आयोग। क्या कर दिया उसका नाम? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। अभी तक तो नरेंद्र मोदी जी है, आगे भगवान मालिक। बात समझ गए आप लोग? स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए। एक बात और मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति देखते हैं, आप कमेंट कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। हम जो है सो आपके लिए और वीडियो बना पाएंगे। हम हमारी कमी जो है सो आप बता पाइएगा। मतलब वीडियो पर कमेंट जरूरी होता है। आपके कमेंट से आपकी प्रतिक्रिया मेरे सामने आती है और तब हम आपके लिए और अच्छे तरीके से दे पाएंगे। हम आपके लिए जो भी माइंड में सोच के रखते हैं, आपके कमेंट से ही अभी हम देख पाते हैं। बिना कमेंट किए आपके मन की प्रतिक्रिया मैं नहीं जान पाता हूं कि आपको यह कैसा लगा। तो आपको अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिए कमेंट जरूरी है। वीडियो को कमेंट कीजिए, वो जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए होइएगा। आर्थिक विकास हमारा खत्म हो जाता है। मौद्रिक विकास और उसके साथ साथ और भी टॉपिक इस चैप्टर में है। बिहार में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे रहा, ये सब हम इस वीडियो के अगले पार्ट में इसको देखेंगे। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन कभी भी रुकता नहीं है। एक काशी प्रसाद सिंह की कविता है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दो तीरों से चल रहा राह मनमानी है। मतलब यह जीवन है, इसमें मस्ती इसका पानी है। जीवन में मतलब सुरक्षित रहिए, मस्ती कीजिए, यही इसका पानी है। और सुख दुख दो तीर, दो किनारा, जिस तरह से नदी चलती है तो उसके दो किनारा होते हैं, इसमें भी दो किनारा है, एक सुख का है, एक दुख का है। यदि आज हमारे जीवन में पूरे देश में दुख का माहौल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना तांडव मचा रहा है, तो यह हटेगा, सुख भी आएगा।
एक हिंदी के क्लास में आपको बताएंगे, निशा निमंत्रण में दिनकर जी लिखते हैं, सॉरी बच्चन जी लिखते हैं कि आ रही रवि की सवारी, मतलब रात का अंधेरा जब छटता है तो सुबह का सूरज निकलता है, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और फिर हम लोग अच्छे से एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक के लिए यह दुख का माहौल है तो थोड़ा शांत होकर के घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको जो भी डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम के डाउट क्लियरेंस, मोहनम इंस्टीट्यूट फॉर डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जाकर के अपने डाउट को जरूर डालिए। अभी तक डाउट आप डाल नहीं रहे हैं तो हम आपके क्वेश्चन का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। आप डाउट जरूर पूछिए, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और यदि डाउट नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो पूछिए। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जय हिंद।